हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेस में। दोस्तों, हम सब यहाँ पर आपको लेकर आए क्लास 10th के लिए मैराथन क्लास साइंस का। ठीक है, हमने आपको वादा किया था दोस्तों कि हम कुल 300 सवाल ऑब्जेक्टिव कर देंगे। आपने पार्ट 1 में देखा होगा, कुल 100 सवाल को हम आपको दिए थे। ठीक है, ये पार्ट 2 है। हम यहाँ पे पार्ट 2 में दोस्तों हम 1 से लेकर के 60 सवाल तक देंगे, यानी आपको 21 से ना 80 तक मिलेगा। ठीक है, यानी इसमें आपको कुल 60 सवाल रहने वाला है। तो 60 इधर हो जाएगा और 100 हमने आपको पहले दिया है, 160 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और कल 8-9 बजे के बीच में दोस्तों एसएसटी का सवाल आ रहा है जो बिल्कुल 100 सवाल का रहेगा, और वो भी आपका मैराथन क्लासेज भी रहेगा। ठीक है, तो आपको वीडियो तक बने रहना है। यदि आपको जिसका आंसर दोस्तों पहले से पता है, आप उसको पहले टिक लगा लेंगे, है ना, कि आपने सही लगाया कि ना लगाया। फिर आंसर का वेट करेंगे, आंसर जो दिया जाएगा उससे पता चल पाएगा कि आपको याद कितना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सवाल शुरू करते हैं। आइए, सवाल नंबर 21 क्या कहता है। सवाल नंबर 21 है कि चुंबकीय के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, ठीक है, क्या होता है। तो आपको पता है ना दोस्तों कि जो चुंबक का जो सजातीय ध्रुव है वो हमेशा एक दूसरे को क्या करता है, तो प्रतिकर्षण करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल या साउथ पोल दोस्तों क्या करता है, आपस में हमेशा दोनों को एक दूसरे को वो सजातीय क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। ठीक है, चलिए हम सवाल आगे को बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, सवाल नंबर 22 की बात करेंगे कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है दोस्तों, तो आपको पता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है वो क्या करता है जी, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 23 की बात करेंगे, लेंस का एस आई मात्रक क्या होता है। तो लेंस का एस आई मात्रक जो होता है वह आपका क्या होता है, डायोप्टर होता है। और हम डायोप्टर को क्या लिखते हैं, मीटर इनवर्स लिखते हैं, है ना, याद रखिएगा। लेंस का जो एस आई मात्रक होता है वो होता है मीटर इनवर्स या डायोप्टर, क्योंकि हम एक डायोप्टर 1/मीटर का जो हम सब लिखते हैं उसको क्या लिखते हैं, डायोप्टर लिखते हैं ना। तो डी डायोप्टर भी होता है, आप याद रखोगे मीटर इनवर्स भी दोस्तों होता है। चलिए आगे को बढ़ते। सवाल 24 क्या कहता है। सवाल 24 है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो आपको पता है कि आकाश का जो रंग नीला होता है मेरे प्यारे साथियों, वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, है ना। जितने भी, एक बात याद रखोगे कि जितने भी रंग संबंधी घटनाएं हैं दोस्तों वो सभी के सभी प्रकीर्णन के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए सवाल 25 की बात करेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की जो खोज किया था वह किसने किया था जी, फैराडे ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की सवाल और बढ़ते हैं। सवाल आगे क्या कहता है, सवाल नंबर 26 की बात करेंगे। सवाल 26 कहता है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कैसा होना चाहिए। यदि किसी दर्पण में यदि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर बनता है दोस्तों, तो दर्पण कैसा होगा। तो आपको पता है दर्पण वो समतल होगा, क्योंकि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, भले वो काल्पनिक होता हो, है ना। और क्या होता है, और साथ में समतल दर्पण में पार्श्व प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, हम पार्श्व किसको कहते हैं दोस्तों, यदि आप आईना के सामने खड़ा होते हैं, यदि आप अपना दाहिने हाथ को उठाते होंगे ना, तो आप आईना में सो बायां हाथ करता है। ठीक है, तो हम सब इसको क्या कहते हैं, पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं। तो याद रखोगे, आगे बढ़ती है दोस्तों, है ना। 27 की बात करेंगे। 27 क्या कहता है, किलो वाट बराबर होता है, 1 किलो वाट बराबर होता है। तो 1 किलो वाट जो बराबर होता है दोस्तों वो किसका होता है जी, वह होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे को बढ़ेंगे दोस्तों। एथेनाइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। ठीक है, सवाल 28 क्या है कि एथेनाइक अम्ल का सामान्यतः क्या जाता है। तो एथेनाइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, हम सवाल नंबर 29 की बात करेंगे। तो भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। तो आपको पता है कि भारतीय संगीत प्रणाली में दोस्तों कुल 8 सुर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो कुल कितना सुर होता है, तो कुल हमेशा इसमें आपको 7 सुर होते हैं। ठीक है, याद रखोगे कुल 7 सुर होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, 7 फिर रिपीटेशन करता है ना, तो जब
वो सब औरत में पढ़ते हैं ना, तो वो बताया गया था ना, ठीक है। तो याद रखोगे कि संगीत में कुल 7 सुर होते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है। सवाल नंबर 30 की बात करेंगे। सवाल नंबर 30 क्या है कि वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है धीमी, तीव्र, बराबर, अति तीव्र, है ना। तो आपको पता है कि जब वायु रोधी बर्तनों में जब किसी प्रकार का खाद्य सामग्री रखते हैं दोस्तों, तो उसमें जो उपचयन की जो क्रिया होती है, जो ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है, वो क्या होता है, तो वह हमेशा तीव्र हो जाता है, सॉरी धीमा हो जाता है ना। तो इसका ए सही हो जाएगा। अब 31 की बात करेंगे। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है दोस्तों। एक अभिक्रिया दिया गया है Cu+O2 और अभिक्रिया करके बनाता है CuO, यानी हम जो कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनाता है दोस्तों क्या, कॉपर ऑक्साइड, है ना। तो यह कैसा अभिक्रिया हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ से देखा जाएगा तो यहाँ पर ऑक्सीकरण भी हो रहा है दोस्तों, और एक तरफ से देखा जाएगा तो इसका अवकरण भी हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होना, और अवकरण का अर्थ क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होना दोस्तों। तो अब इधर से देखोगे तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और जब यहाँ से देखोगे ना दोस्तों तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो रहा है, यानी डी हो रहा है। और आपको एक बात याद रखना दोस्तों कि जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता है ना, तो हम इसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आपको ये बात याद रखोगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन डी लगाओगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे आगे क्या कहता है। सवाल नंबर 32 की बात करेंगे। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो आपको पता है कि सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है दोस्तों, वह हमेशा क्या होता है, श्वेत होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 33 की बात करेंगे। समीकरण एक दिया गया है कि CaCO3, है ना, यानी कैल्शियम कार्बोनेटेड, जब सब यहाँ पे जब उष्मा को हम गर्म कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ से क्या होता है ना कि कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग हो जाता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों यह है आपका वियोजन अभिक्रिया। 33 का ए सही हो जाएगा ना, जिसमें जब कोई यौगिक दो भागों में टूट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं ना जी। चलिए सवाल 34 की बात करेंगे। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक बनता है ना। जब लाल लोहा गर्म है, आप उस पे जैसे ही जल वाष्प आप देते हैं तो वहां पे कौन सा ऑक्साइड यौगिक प्राप्त होता है दोस्तों। तो आपको पता है कि यहाँ पे Fe2O, है ना, फेरस ऑक्साइड का, है ना, निर्माण दोस्तों, फेरस ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम सब, आगे क्या कहता है। हम सवाल 35 की बात करेंगे। सवाल 35 की बात करेंगे। हमारे शरीर में pH कितने पारस के बीच कार्य करता है। तो आपको पता है कि हमारे शरीर में pH जो है दोस्तों, वह हमेशा 7 से लेकर के 7.8 तक काम करता है, ठीक है। सवाल 36 की बात करेंगे। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो रक्त में जो शर्करा का जो स्तर नियंत्रित दोस्तों, वो कौन करता है जी। तो रक्त में हमेशा शर्करा का मतलब शक्कर का, ना, चीनी का जो मात्रा को नियंत्रित करता है वो है आपका इंसुलिन। 36 का डी सही हो जाएगा। इंसुलिन जो हार्मोन दोस्तों क्या करता है, हमारे शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रण करता है। हम सवाल नंबर आगे की बात करेंगे। 37 की बात करेंगे। 37 क्या कहता है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है दोस्तों। आपको पता है कि आयनिक यौगिक क्या होता है कि जब कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को केवल देता है ना, और लेता नहीं है किसी से, केवल देता है दोस्तों, तो वह कहलाता है हमेशा आयनिक यौगिक। तो यहाँ पे जो आयनिक यौगिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा दोस्तों CaCl2। हमेशा कैल्शियम जो देता है, क्लोरीन ग्रहण करता है यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका कैल्शियम, हाँ ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। CaCl2 जो है एक आपका आयनिक यौगिक का काम करता है। आगे बढ़ेंगे। सवाल 38 क्या कहता है। 38 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है। तो आपको पता है दोस्तों कि सोना जो गोल्ड है ना, वह कभी अभिक्रिया नहीं करता है ऑक्सीजन से। हम सवाल नंबर 39 की बात करेंगे। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को दोस्तों कितना, 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर
40 की बात करेंगे, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है। तो आपको पता है कि वायुमंडल में जो CO2 जो गैस होता है कितना है, 0.03% दोस्तों होता है। ठीक है, चलिए आगे को बढ़ते हैं। यदि आपको इसे मजा दोस्तों आ रहा होगा ना, उसको लाइक करिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, इससे सवाल बाहर नहीं आएगा, ये दोस्तों मेरा गारंटी है। ठीक है, सवाल अगला है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। जो सल्फ्यूरिक एसिड दोस्तों है ना, उसका अणुसूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड का जो अणुसूत्र होता है वो होता है H2SO4 होता है। ठीक है, चलिए हम सवाल 42 की बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है। कार्बोक्सिलिक एसिड दोस्तों कौन सा है, तो आपको पता है कि जब लास्ट में COOH जुड़ा होता है तो वह आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। 43 क्या कहता है, कहता है कि ओजोन के एक अणु में, है ना, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के एक अणु में, क्योंकि आपको पता है क्या दोस्तों, क्या कि ओजोन का जो अणु क्या होता है वो 3 होता है ना जी। तो ऑक्सीजन का एक अणु है, कितना परमाणु होता है, 3 परमाणु होता है। तो ऑक्सीजन के एक अणु दोस्तों 3 परमाणु होता है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सवाल 44 को देखते, कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आपको पता है कि आवर्त कुल 7 आवर्त होते हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम सवाल नंबर 45 की बात करेंगे, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या इसको बोलते हैं हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम क्या है। तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट का जो दोस्तों अन्य नाम है वो क्या है, वह आपका जो नाम है यहाँ वो हो जाएगा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना जी। और कभी कभी याद रखोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों पूछ देता है अणुसूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CaSO4 × 1/2H2O होता है। सवाल आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल आगे क्या कहता है दोस्तों, जो देख लेंगे आप यहाँ से। ठीक है, सवाल नंबर 46 की बात करेंगे मेरे मित्र, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होता है। तो कितना होता है जी, ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या दोस्तों होता है वो कितना होता है, 8 होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम सवाल नंबर 47 की बात करेंगे, 1 pm यानी 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर दोस्तों जो बराबर होता है वो होता है कितना का, 10⁻⁻12 मीटर बराबर 1 पिकोमीटर होता है। ठीक है, यानी बहुत छोटा मात्रक है पिको, ठीक ना, किसका, मीटर के लिए। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर हम 48 की बात करेंगे। 48 कहता है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है। तो एथेनॉल का जो क्रिया मूलक शील दोस्तों है वह आपका क्या है, OH। और याद रखोगे एथेनॉल का जो प्रसिद्ध नाम क्या है, अल्कोहल है, लास्ट में OH रहेगा तो समझेंगे कि वह एथेनॉल समूह का यौगिक है। ठीक है जी, चलिए सवाल 49 है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो किसी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम सब कहते हैं क्या, अभिकारक कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल आगे की बात करेंगे हमसे यहाँ पे। सवाल आगे क्या कहता है, सवाल नंबर दोस्तों हम सब 50 की बात करेंगे। 50 जो है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको पता क्या है, NaCl होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है दोस्तों, सवाल नंबर 51 की बात करेंगे। 51 क्या है कि निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो जो बायोगैस दोस्तों क्या है, मीथेन CH4 है ना जी। जो बायोगैस का जो मुख्य अवयव होता है वो आपका क्या है, CH4 दोस्तों, है ना, याद रखोगे। और कहीं पूछेगा कि बायोगैस का मुख्य अवयव कौन, तो CH4 होता है, मीथेन होता है। हम 52 की बात करेंगे, पोटेशियम की परमाणु संख्या दोस्तों क्या होती है। तो पोटेशियम की जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 19 दोस्तों होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 53 क्या है कि निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो दोस्तों जो इनमें से जो सबसे दुर्बल अम्ल है वह है क्या, CH3COOH यानी कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है दोस्तों, है ना, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वह आपका क्या है, दुर्बल अम्ल है। कभी कभी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र पूछ देगा तो CH3COOH लगाओगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, आगे क्या कहता है। चवन की बात करिएगा। चवन क्या है, कार्बन क्या है, ऑप्शन ए में धातु, अधातु, उपधातु कोई नहीं, तो दोस्तों कार्बन क्या है, एक अधातु है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 55 की बात करेंगे। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है, तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से जो बनता है वह क्या बनता है दोस्तों, वह जैगोट का निर्माण करता है। और यही जैगोट धीरे धीरे विकसित होता है तो इस प्रकार के बबुआ का निर्माण होता है ना जी, बबुआ का निर्माण होता है दोस्तों। आगे बढ़िए, आगे क्या कहता है। 56 की बात करेंगे। 56 क्या है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, तो किसी जीव की जो जीनी संरचना है वह आपका जीनोटाइप कहलाता है, यानी जीन प्रारूप कहलाता है दोस्तों, है ना। तो हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 57 की बात करेंगे। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है, हरा पौधा, मेढक, ग्रास हॉपर, सर्प। तो दोस्तों कौन हो जाएगा इसमें, जो तृतीय उपभोक्ता होगा वो होगा सर्प हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्यों, देखिए घास को दोस्तों खाएगा ग्रास हॉपर तो प्रथम उपभोक्ता, इसको खाएगा मेढक द्वितीय उपभोक्ता, मेढक को खाएगा दोस्तों सर्प तृतीय उपभोक्ता, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दम बने रही, बोल रहे पप्पू, दिमाग दे दिया कौन है फिर। चलिए ठीक है। 58 बढ़िए। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग, तो जब शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो एनीमिया रोग कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नंबर 59 की बात करेंगे मेरे मित्र। सवाल गारंटी कहते हैं कि सवाल फंसेगा इससे बोर्ड में। कवक में पोषक की कौन सी विधि है, तो दोस्तों कवक में जो पोषण की जो विधि है वह दोस्तों है मृतजीवी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 60 की बात करेंगे। ऑक्सीजन क्या है, दोस्तों ऑक्सीजन क्या है जी, तो वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन दोस्तों यहाँ पे है सॉरी दोस्तों सवाल होना चाहिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है ना जी। दोस्तों 60 जो बाबू गलत है, यहाँ पे होगा कि ऑक्सीजन क्या है, तो याद रखोगे ऑक्सीजन क्या है, तो दोस्तों ऑक्सीजन है आपका हार्मोन। ऑक्सीजन क्या है, तो एक हार्मोन है। आगे बढ़ेंगे हम सब यहाँ पे दोस्तों 61 की बात करेंगे। 61 क्या कहता है कि मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में जो डायलिसिस थैली दोस्तों होता है वो नेफ्रॉन के द्वारा होता है ना। नेफ्रॉन एक डायलिसिस का थैली का काम करता है। 62 की बात करेंगे। भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है, तो भोजन का पचना दोस्तों जो है आपका उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। 62 का दोस्तों ए सही हो जाएगा। हम 63 की बात करेंगे। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको पता है कि नर युग्मक व मादा युग्मक के संलग्न से क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं ना, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना। तो नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने से ही तो आबादी बढ़ती है, सबको पता है यहाँ पे। सवाल नंबर 64 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो दोस्तों इनमें से जो एक लिंगी पादप है दोस्तों वो खर पपीता हो जाएगा। सवाल नंबर 65 की बात करेंगे। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो मुकुलन के द्वारा प्रजनन जो क्रिया होती है दोस्तों वो किसमें होता है, ईस्ट में होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 66 की बात करेंगे। मलेरिया उत्पन्न करने वाला है ना एनोफिलिस मच्छर किस जल में रहता है जी, तो मलेरिया उत्पन्न दोस्तों करने वाला मच्छर रहता है वह हमारा गंदा जल में रहता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, ठीक है। 67 की बात करेंगे मेरे मित्र। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस
जल में रहता है जी, तो डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर दोस्तों रहता है वह कहाँ रहता है मेरे मित्र? वह रहता है आपका साफ जल में। याद रखिएगा, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर गंदा जल में और डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर रहता है साफ जल में। आगे की ओर बढ़ते, आगे क्या कहता है 68 की बात करेंगे। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई कहाँ जाती है? तो ओजोन जो परत है ना वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 59 की बात करेंगे। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाला होता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को जो दोस्तों जो ग्रहण करने वाला होता है वह हमेशा कौन होता है? वह होता है उत्पादक, है ना। किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा को जो ग्रहण करता है वह होता है उत्पादक। सवाल नंबर हम 70 की बात करेंगे। 70 क्या कहता है? एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, तो यह ऊर्जा का वाहक है। यानी 70 का दोस्तों हो जाएगा, सॉरी दोस्तों ये क्या, इनमें से सभी है। ये ऊर्जा का वाहक है, ऊर्जा का संग्राहक है, ऊर्जा का सिक्का, इनमें से सभी हो जाएगा। सवाल नंबर 61 की बात करेंगे। 71 की बात करेंगे। स्व पोषण के लिए आवश्यक है, तो इनमें से सभी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी दोस्तों जो है क्या है? स्व पोषण के लिए आवश्यक है। 72 की बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो प्राप्ति होता है वो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। 73 की बात करेंगे। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? स्पर्म कहाँ बनता है? तो हमेशा स्पर्म बनता है दोस्तों वृषण में बनता है ना जिसको। और सवाल आता है कि मनुष्य में कितना जोड़ी पाया जाता है वृषण? तो एक जोड़ी वृषण होता है जो थायराइड नोमा संरचना में बंद होता है, ऊपर एक बंदूक होता है। ठीक है, चलिए हम सवाल आगे की बात करेंगे। तो 74 की बात करेंगे मेरे मित्र। 74 क्या है? ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारियां होती है दोस्तों? तो इनमें से सभी हो सकता है। फिर आगे की ओर बात करेंगे। फिर आगे सवाल क्या कहता है? 175 है। और एक सवाल 12th में पढ़ना पड़ेगा कि वृषण हमारे शरीर के बाहर क्यों होता है? सारा अंग है ना शरीर के अंदर, लेकिन दोस्तों वृषण ही एक ऐसा अंग है जो शरीर के बाहर एवं थैलीनुमा में बंद होता है ना। तो क्यों होता है बंद? वो 12th में पढ़ने की बात रहेगी, आप सब पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, हम 175 की बात करेंगे कि आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। यानी आनुवांशिकों को दोस्तों कौन पहुंचाने का काम करता है? तो वह है आपका डीएनए अणुओं में। ठीक है, 176 की बात करेंगे। एक हार्मोन है, यहाँ पे कौन सा एक हार्मोन है? एड्रेनालिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से जो एक नर हार्मोन है वो क्या है? टेस्टोस्टेरोन जो है एक नर हार्मोन है। एस्ट्रोजन एक मादा हार्मोन है। थायरोक्सिन हार्मोन दोस्तों थायराइड ग्रंथि से निकलती है। और एड्रेनालिन जो एक ग्रंथि है दोस्तों। ठीक है, तो इनमें से जो एक नर ग्रंथि, जो नर हार्मोन कौन होगा? वह होगा आपका टेस्टोस्टेरोन। हम सवाल नंबर फिर वही सवाल दोस्तों रिपीटेशन किया यहाँ पे कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। हम सवाल नंबर 78 की बात करेंगे। किस वैज्ञानिकों को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? जेनेटिक ऑफ फादर दोस्तों किसको? जॉन मेंडल को कहा जाता है। और हम सब यहाँ पे सवाल 79 की बात करेंगे। और 79 क्या कहता है दोस्तों कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो जितने भी एक कोशिकीय शैवाल हैं दोस्तों उसमें जो जल का परिवहन होता है वो होता है विसरण के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम सर आगे की बात करेंगे। सर 80 की बात करेंगे मेरे मित्र। 80 है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो मछली के दोस्तों हृदय में कुल 2 कोष्ठ होते हैं। और याद रखोगे मनुष्य के शरीर में दोस्तों, मनुष्य के हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं। दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय और बाया निलय दोस्तों। ठीक है, तो यह आपका सेट 2 दिया है। यह भी आपके लिए एक
मैराथन क्लास है। आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर जुड़े रहिए इन और क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, है ना। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट दोस्तों।